आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी में। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे हिंदी भाषा से संबंधित कुछ सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है अधिकरण कारक। ये कारक जब हमने आपको बताए हैं तो एक एक कारक को एक्सप्लेन किया है कि कहाँ पर अधिकरण कारक है, कहाँ पर संबंध कारक है, कहाँ पर अपादान कारक है और कहाँ पर संप्रदान कारक है। क्लियर है? और जिन लोगों ने कारक वाला वीडियो ना देखा हो वो लोग जाकर आपकी प्लेलिस्ट से, जो कि हिंदी कंपटीशन के नाम से है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न संख्या 32 एवं 33 के उत्तर दीजिए। तो ये क्या है? ये आपके सामने एक पद्य है, इसे पढ़ लेते हैं। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। अब पहला सवाल है, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। देखिए, संसार के सारे वाद सीमित हैं, यह आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। ठीक है, और कहाँ तक सीमित हो चुके हैं? राजनीतिक क्षेत्र तक, जितने भी वाद प्रचलित हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजनीतिक क्षेत्र तक। क्लियर है? राजनीतिक क्षेत्र तक ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? राजनीतिक आध्यात्म और सांप्रदायिकता को, जन सेवा और आध्यात्म को, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस तो देख लिया, पैसेज पढ़ते हैं जाके। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है? राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। ठीक है, ये जहाँ पे मिलेगा वही आंसर होगा। तो अब हम चलते हैं अपने ऑप्शंस वाले विकल्प पर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन 3, यानी कि राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारा, कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? नागार्जुन, रागे राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण शर्मा। तो इसका आंसर है धर्मवीर भारती, ऑप्शन 3। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है पिछली वीडियोस में कि अभी जो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, इसमें बार बार रचनाओं को पूछा जा रहा है। तो आपको रचनाएं अच्छे से याद रखनी है कि यह रचना किसकी है, क्योंकि हम देख रहे हैं रचनाओं से संबंधित सवाल दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ते जा रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, 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 ओम। ये ओम को कई प्रकार से इन्होंने लिखा है, लेकिन जो सही तरीका है प्लुत स्वर का वो कौन सा है? ऑप्शन 2, ओम। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? यह प्रश्न इसी प्रकार का इससे पहले भी पूछा जा चुका है और यहाँ पे इसका आंसर है कृतवाच्य। आपके ऑप्शंस हैं कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, उभयवाच्य। तो कृतवाच्य इसका उत्तर है। यह मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पे श्लेष अलंकार है। जब भी हम अलंकार पढ़ना शुरू करते हैं, यही इसी दोहे के माध्यम से ही श्लेष अलंकार सब बच्चों ने सीखा होता है। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ एक शब्द के कई अर्थ निकले वो आपका होता है श्लेष अलंकार। क्लियर? यहाँ पे श्लेष अलंकार हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अभी आपको बताया गया है कि शुद्ध वाले शब्द भी पूछे जा रहे हैं। आपके विकल्प हैं अंक, चांद, अंगना, आँख। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन 3 अंगना। ठीक है, बाकी अंक में आपका अंग की बिंदी होगा, चांद में आपका चंद्र बिंदी, आँख में भी आपका चंद्र बिंदी। तो यहाँ पे आपका अंक का जो बिंदी लगती है और जो चंद्र बिंदी लगती है, इसके अंतर को पहचाना जा रहा है कि आपको इस चीज़ का ज्ञान है या नहीं, कि कहाँ पे चंद्र बिंदी, कहाँ पे साधारण बिंदी लगती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सन्निधि, समनिधि, सन्निधि, सनिधि। ये आपके सामने 4 विकल्प हैं और इसमें जो सही है वह है पहला सनिधि, सन्निधि, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्तनी को भी ध्यान से देखिए, वर्तनी वाले सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। आपको उच्चारण एवं लेखन बहुत ध्यान से करना है, तभी आप सही कर पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो जाहिर सी बात है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, क्योंकि जब तक हम समस्या का सही कारण नहीं जान पाएंगे, हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। जैसे डॉक्टर आपकी बीमारी को पहचानता है ना, लक्षण पूछता है कि क्या लक्षण है, तभी तो बीमारी को पहचानता है और तभी आपका इलाज करता है। वही उपचारात्मक शिक्षण है कि बच्चे को कहाँ परेशानी हो रही है, जब हम यह चीज़ सही से समझ लेंगे तभी तो हम उस परेशानी को हटा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन 4। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्देश, दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 41 एवं 42 के सही विकल्प छांटिए। क्या है, पढ़ते हैं। वरदंत की पंक्ति कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीज जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघराली लटें लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निभ छावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। ठीक है, इस पद्यांश में कौन सा रस है? शांत रस, वात्सल्य रस, करुण रस और श्रृंगार रस। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो है क्या? वात्सल्य रस। क्या है? वात्सल्य रस, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपरोक्त पद्य किस कवि का है? कबीर, सूरदास, जायसी और तुलसीदास। तो यह है तुलसीदास जी का, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? आपको वर्णमाला वाली वीडियो में बताया है किस अक्षर को कहाँ से उसका उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो उसी को अनुसार आपका यहाँ पर जो सही और शुद्ध विकल्प है वो है स, जो कि हम दंत से बोलते हैं स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? पहला, विसर्ग कंठ वर्ण है, ये आपका पहला ऑप्शन है। फिर है हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। थर्ड है 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। और ऑप्शन 4 है श संयुक्त व्यंजन है। तो सारे ऑप्शन सही हैं, जो गलत है वो है ऑप्शन 3 कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये आपका गलत है, अशुद्ध है, आपसे अशुद्ध ही पूछा गया। ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में शुद्ध पूछा गया, अशुद्ध पूछा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? क्या कह रहे हैं? अशुद्ध। शुद्ध कह रहे हैं कि अशुद्ध कह रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कर्ता, लड़का क्या है? कर्ता है। ये बात सही है कि नहीं? लड़का पुल्लिंग है, लड़का बहुवचन है या लड़का एक वचन है? यहाँ पे अशुद्ध कौन सा है, यहाँ पे यह पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा 4, लड़के बहुवचन। यहाँ पे लड़के का अर्थ बहुवचन
नहीं है। बाकी सब बातें सही हैं कि ये कर्ता भी है, पुल्लिंग भी है, और यहाँ पे लड़के का सेंस एक वचन से है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? नाथ, खेत, त्रिकुटी, प्रभु। इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? यही तो आपसे पूछा गया है, तो तद्भव है आपका खेत। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? पतलून, लाश, धड़ाम, औरत। तो यहाँ पे आपका धड़ाम जो है देशज शब्द है, और आपको हमने सभी शब्दों के बारे में बताया है। देशज, विदेशी, तत्सम, तद्भव, यह सब प्रकार का बताया है। आगे बढ़ते हैं। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, मिथ्या आडंबर, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, अधिक पाने की लालच करना। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋग प्लस वेद, ऋक प्लस वेद, री प्लस वेद, री प्लस गवेद। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऋक प्लस वेद, यानी कि ऑप्शन 2। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप बीती में समास है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास, खुद पर बीती हुई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला सवाल है हमारा, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि आपको ये ध्यान देना है कि नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। तो शब्द नहीं है, समानार्थी शब्द नहीं है। उद्देश्य, हेतु, लक्ष्य, नियोजन। तो यहाँ पे कह रहे हैं समानार्थी शब्द नहीं है, तो उद्देश्य, हेतु और लक्ष्य ये सब समानार्थी है, तो समानार्थी नहीं है नियोजन। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, नियोजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋजु का विलोम शब्द है सीधा, त्रिकोण, सरल और वक्र। ये 4 ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे ऋजु का विलोम है वक्र। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? क्या कह रहे हैं? अशुद्ध। शुद्ध अशुद्ध पे ध्यान देना है। 26 पूर्णांक बोधक, दूसरा क्रमवाचक, 2.5 अपूर्णांक बोधक, वह नौकर, कोई विशेषण नहीं है। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? ठीक है, वह नौकर, यहाँ पे कोई विशेषण नहीं है जो कहा है, तो यह गलत है। तो यह आपका ऑप्शन 4 आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन 3, निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, मतलब खुद का भला तो पूरे विश्व का भला, तो ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संतान, कढ़ी, चील, सरसों। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, और यहाँ पे जो पुल्लिंग है वो है संतान। आपका ऑप्शन ए, संतान। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश। तो देखिए यहाँ पे आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको लेखक और उनकी रचनाएं याद होनी चाहिए। अब आप इस प्रश्न से समझ सकते हैं कि रचनाओं का क्रम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इनकी 4 रचनाएं दी गई हैं, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण और मधुकलश, इसका सही क्रम है, सबसे पहले आई है मधुशाला, फिर मतलब कि मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर मधुकलश और फिर निशा निमंत्रण। यह इसका सही क्रम है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेल कीजिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। देखिए, काशी नागरी प्रचारिणी सभा से एक प्रश्न आया था, इसके प्रीवियस जो हमने पेपर किया है उसमें पूछा गया था कि ये इसको कब बनाया गया है। ठीक है, आप सुमेल में दे दिया। ठीक, सुमेल में 3 सवालों को एक सवाल में ही सम्मिलित कर दिया, तो इनके साथ इनका सही से सही वर्ष मिलाकर हमें अपना उत्तर करना है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, आपका जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है यह 1910 में किया गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में। फिर आपका काशी नागरी प्रचारिणी सभा 1893 में, और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1918 में। ठीक, ये आपका हो गया। तो यही आपका सही विकल्प है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन 1, जो कि आपका हो जाता है आंसर। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास के रचनाकार हैं कौन कौन? डॉक्टर रामविलास शर्मा, केशव दास, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हम सभी को पता है कौन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और मुझे लगता है ये सवाल इसी वीडियो में एक और जगह पे पूछा गया था कि तुलसीदास के रचनाकार कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? उषा प्रियमवदा, प्रभा खेतान, मुन्नू भंडारी, सुषम वेदी। क्या कह रहे हैं? अन्या से अनन्या आत्मकथा यह किसकी है? तो यह है प्रभा खेतान की। आपका ऑप्शन 2 सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? रैदास, दादू, कबीर और नानक। तो यह वाक्य है रैदास का। इस प्रश्न के साथ यह हमारी वीडियो समाप्त होती है। लेकिन समाप्ति पर एक चीज़ कहना चाहूँगी, जिस तरीके से जो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, इसमें यह पता चल रहा है कि अब एग्जामिनर आपसे रचनाओं के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है कि यह रचना कब हुई, किसके द्वारा हुई, और मुख्य रचनाकारों की रचनाओं का क्रम भी पूछ रहा है कि किस क्रम में उनकी ये रचनाएं हैं, उन्हें आप अरेंज कीजिए। तो आपको रचना और रचना के रचनाकार, इसको याद करने का महत्व समझना चाहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हों, इसी तरीके के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब बात होती है पूरी। अब होगी मुलाकात दूसरी, यानी कि अगली मुलाकात नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।